नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आज की बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी से करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रायपुर प्रशासन द्वारा रायपुर में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। सरगुजा में भी रोजाना दर्जनों की संख्या में मिल रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए निगम क्षेत्र में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इस बार नागरिकों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। प्रदेश इकाई के आह्वान पर सरगुजा जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदेश की सरकार द्वारा घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को लेकर किए गए वायदे पूरे न किए जाने को लेकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। वहीं कोरोना काल के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर बैठ जाने से स्वास्थ्य संबंधित कई कार्य भी प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ जिला इकाई सरगुजा के कार्यकर्ता नियमितीकरण को लेकर सीएमएचओ कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही एनएचएम कर्मचारी संघ ने हड़ताल के जरिए सरकार के प्रति रोष भी प्रकट किया है। संघ के सदस्य बजरंग वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले संघ के द्वारा नियमितीकरण को लेकर हड़ताल किया गया था। साथ ही उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एनएचएम के कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों के भीतर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। साथ ही कर्मचारी संघ के द्वारा रायपुर में कांग्रेस कार्यालय के सामने भी नियमितीकरण को लेकर हड़ताल किया गया था, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस वर्ष किसानों के लिए कार्य किया गया है, अगले वर्ष संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। 2 वर्ष बीत गए लेकिन कर्मचारियों का नियमितीकरण प्रारंभ नहीं किया गया। एनएचएम कर्मचारी संघ ने प्रदेश की सरकार से मांग की है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाए। यदि नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ नहीं की जाती है तो कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में काफी प्रभाव पड़ा है। वहीं कोविड-19 के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग सहित अन्य कार्य भी बाधित हो रहे हैं। हम सभी एनएचएम संघ के सदस्यगण इस विषय पर धरने पर बैठे हैं जो कि अनिश्चितकालीन चलेगी कि हमारी एकमात्र मांग है कि हमें नियमितीकरण दिया जाए, जो कि हमारे पूर्व में जब हमने हड़ताल की थी उस समय माननीय वर्तमान में जो अभी मुख्यमंत्री महोदय हैं और स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं, इनके द्वारा हमें यह आश्वासन दिया गया था कि अगर जैसे हमारी शासन बनती है तो हम आपको 10 दिनों के अंदर आपके नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। किंतु हमने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया, लगभग 2 साल बीत चुके हैं इस आश्वासन को दिए हुए। वहीं एक दिन पूर्व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक वीडियो के माध्यम से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की है कि कोरोना काल के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कर्मचारी हड़ताल पर न जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्र में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जो भी घोषणा की थी उन वायदों को सरकार नहीं भूली है। प्रदेश की सरकार इस पर जल्द कदम उठाएगी। बावजूद इसके शुक्रवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि कल से आप लोगों का निर्णय है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का। आज जब हम कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हैं और गंभीर स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज हैं। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है और उस बात को छोड़ा नहीं है। तो ये समय नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफों को इतना बढ़ाएं कि हमारे प्रति ही उनकी संवेदना ना रह जाए। आज मैं आप सभी से यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि अभी पुनर्विचार करें, स्ट्राइक पे ना जाएं। नियम कानून अपने जगह होते हैं, प्रश्न कार्रवाई का नहीं है। प्रश्न आपके
विवेक का, आपकी समझदारी का है कि क्या आप अपने से पूछिए कि आप स्वास्थ्य विभाग के वो समर्पित कर्मचारी हैं जिन्होंने सालों से भी सेवा दी है। तो क्या ऐसे समय पे हमको छत्तीसगढ़ के उन नागरिकों को, बहुत बुजुर्ग होंगे, वृद्धा होंगे, गर्भवती महिलाएं होंगी, बच्चे भी हो सकते हैं, सांस लेने में अनेकों को दिक्कत हो रही होगी, जीवन मृत्यु के संघर्ष के वो करीब हो सकते हैं। क्या ये समय है कि स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यकर्ता ऐसा संदेश दें कि नहीं, आपकी जो भी स्थिति होगी, लेकिन हमको तो अपनी मांग के लिए पहले संघर्ष करना है। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि ये समय नहीं है इस प्रकार के निर्णय को क्रियान्वित करने का। स्ट्राइक पे जाने के लिए आपने जो विचार किया है, कृपया उसे अभी स्थगित करें। ये कोविड का समय निकल जाए, बातचीत कभी समाप्त नहीं होती, चर्चाएं आगे भी कभी भी हो सकती हैं। इस प्रकार से अगर कोविड के समय ऐसा निर्णय लेकर हम अपनी बात को रखना चाहेंगे तो आप खुद सोचिए कि बात कितनी जायज लगेगी। लोगों की जान एक तरफ और एक तरफ आप लोग अपने लिए पहल कर रहे हैं। कौन सी ज्यादा जरूरी बात है? हमारे स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यकर्ता क्या जब जीवन मृत्यु के संघर्ष के दौर से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है तो वो अपने लिए पहल करना चाहेंगे कि लोगों की सेवा करना चाहेंगे? तो आज मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप स्ट्राइक के संबंध में पुनर्विचार करें, अभी स्ट्राइक वापस ले लें और 19 तारीख को भी नियमित रूप से काम करें। अपनी बातें रखें, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए और समय ऐसा होना चाहिए कि बातों को रखना भी जायज प्रतीत हो। विकासखंड उदयपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद पर पदस्थ लोग भी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने प्रदेश की सरकार से मांग की है कि संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाए। एनएचएम में विकासखंड उदयपुर में कुल 32 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पदस्थ। इनके हड़ताल में चले जाने से कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कार्य, सर्वे कार्य तथा इसके संचालन से संबंधित कार्य प्रभावित होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त 23 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसके भी प्रभावित होने की आशंका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में द्वितीय एएनएम के पद पर पदस्थ रहते हुए इनके द्वारा संस्थागत प्रसव, 100% टीकाकरण कार्य, गर्भवती जांच, परिवार नियोजन, टीबी कार्यक्रम, कुष्ठ कार्यक्रम, मलेरिया कार्यक्रम, अंधत्व निवारण तथा गैर संचारी रोग के संबंध में कार्य किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ओपीडी, आईपीडी प्रभावित होने की आशंका है। जननी सुरक्षा योजना के हितग्राहियों का भुगतान तथा मितानिनों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रभावित होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर अस्पताल से संबंधित साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, वाहन व्यवस्था, औषधि एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था विकासखंड प्रबंधन इकाई द्वारा देखी जाती है, वह भी प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कार्य भी प्रभावित होगा। कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना काल में सभी कर्मचारी निष्ठापूर्वक 10 से 12 घंटे कार्य कर रहे थे तथा द्वितीय एएनएम के पद पर पदस्थ लोग 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी इन्हें न तो भत्ता मिलता है और न ही बीमा सुरक्षा प्रोत्साहन राशि। सप्ताह में 7 दिन इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। सत्ताधारी दल के द्वारा चुनाव के समय में इसे अपने चुनावी घोषणाओं में शामिल किया गया था, परंतु 2 साल बीत जाने के बाद भी घोषणा पूरी नहीं होने पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास मित्रों ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर मानदेय जल्द दिलाने का आग्रह किया है। आवास मित्रों का कहना है कि बिना सूचना उन्हें कार्य से पृथक कर दिया गया, साथ ही उन्हें अभी तक राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। अंबिकापुर जिला पंचायत पहुंचे प्रधानमंत्री आवास मित्रों ने मानदेय दिलाने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर जल्द मानदेय दिलाने का आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने बताया कि आवास मित्रों को बिना सूचना के पद से पृथक कर दिया गया। काम से पृथक करने के बाद आज दिनांक तक राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान को लेकर कई बार जिला पंचायत सीईओ व जिला कलेक्टर को लिखित में सूचना देने के बाद भी आवास मित्रों का भुगतान नहीं हो पाया है। प्रत्येक आवास में 50,000 से 1 लाख रुपए
रुपए तक का भुगतान बाकी है। सरगुजा जिले में ऐसे 400 आवास मित्र हैं जिन्हें मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास मित्र के रूप में सन 2016 व 2017 से लेकर 2018 व 2019 तक आवास मित्रों द्वारा नियमानुसार कार्य किया गया। वहीं ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में माली हालत खराब होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कोरोना काल में काम भी नहीं मिलने से काफी समस्या सामने खड़ी है। आवास मित्रों को मानदेय भुगतान हो जाने से उन पैसों से अपनी रोजी रोटी के लिए स्वयं का कार्य शुरू कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण शुरू कर पाते। बहरहाल देखना यह होगा कि कई बार आवेदन देने के बाद भी जहां आवास मित्रों को भुगतान नहीं किया गया और आज दिए ज्ञापन पर जिला पंचायत सीईओ इनको मानदेय दिलवाते हैं या आवास मित्रों को फिर आवेदन लेकर उच्च अधिकारियों के पास ज्ञापन लेकर जाना पड़ेगा। हम लोग को आवास मित्रों को बिना सूचना के निकाल दिया गया, पद से पृथक कर दिया गया और आज तक हम लोग का भुगतान राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। उसके संबंध में हम कई बार जिला पंचायत सीईओ को और कलेक्टर को लिखित में सूचना दे चुके हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। प्रत्येक आवास में इसका 40 से 50 हज़ार से 1 लाख तक का भुगतान बाकी है। लगभग 100 से ऊपर होंगे सरगुजा जिला में। सरगुजा 400 आवास मित्र। अभी लॉकडाउन के समय से बहुत परेशानी है, हम कुछ कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का भुगतान मिल जाता तो हम छोटा मोटा रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कंप्यूटर लेके कुछ। कोतवाली थाना अंतर्गत दो पक्षों के बीच हुए मारपीट के मामले को लेकर हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा इस मामले में एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पुलिस एक विशेष समुदाय के लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। अंबिकापुर थाना कोतवाली क्षेत्र के चांदनी चौक पर हुए 2 दिन पूर्व के मारपीट ने तूल पकड़ लिया है। थाने में रिपोर्ट होने के बावजूद भी दोनों गुटों में आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है और यह मामला सामुदायिक विशेष का रूप लेते जा रहा है। दोनों गुटों के कई सदस्यों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरगुजा एसपी तिलक राम कोशिम को ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जा रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले पर जांच कर सही कार्यवाही की जाने की मांग की है। वहीं कोतवाली के कुछ पुलिसकर्मियों पर यह आरोप भी लगाया है कि पुलिस विशेष समुदाय के लोगों को बचाने में जुटी हुई है। हालांकि अंबिकापुर एडिशनल एसपी ने हिंदू संगठन के लोगों को मौखिक रूप से यह आश्वस्त किया है कि न्याय संगत जांच कर दोषियों के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी, चाहे वह किसी भी विशेष समुदाय के हों। देखिए, परसों की घटना है ये। भाई को उठा करके कुछ लोग 40-50 लोग जयस्तंभ चौक के पास से ले गए। उठाने वाले 4-5 लोग ही थे, लेकिन जब ये लोग ले करके जहाँ गए वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे और इसको बेदम वहाँ पर पीटा गया। लेकिन जब ये थाने में आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है तो ये पा रहे हैं कि थाने में सामान्य मारपीट की घटना के आधार पर इसके ऊपर शिकायत दर्ज की। इसको बेदर्दी के साथ मारा पीटा गया। आप इसके पीठ को देख सकते हैं किस तरीके से। इसको 3 घंटे तक हम लोग बंधक बना के रखे थे। ऐसी स्थिति में इसके ऊपर जो धाराएं लगनी चाहिए थी, वहाँ बैठे हुए पुलिस अधिकारियों के द्वारा उचित ढंग से कार्रवाई नहीं करने का या पक्षपातपूर्ण तरीके से उन लोगों की मंशा थी कार्रवाई करने की। ये हमसे हिंदू एकता मंच से जुड़ा हुआ लड़का है, दीपू पांडे इसका नाम है। बोरीपारा केनाबाद में ये रहता है। ये अपने दोस्त के साथ 7-7:30 बजे के लगभग बस स्टैंड, पुरानी बस स्टैंड के पास कान्हा मोबाइल देखने गया था। वहाँ पे इसको कुछ मुस्लिम लड़कों के द्वारा, इसमें साहिल सिद्दीकी, फैजान, कैफ ऐसे नाम करके इसने बताया, वो लड़के इसको आके पीछे से रोके मस्जिद के पास और इसको जबरन गाड़ी में बैठाकर टीएस बाबा के घर के पीछे जो मैदान है वहाँ ले जाकर 40-50 लड़कों ने इसके साथ जान से मारने की नीयत से बेतहाशा इसको मारा पीटा है, जिसकी सूचना इसने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहा था ये, कुछ समय वहाँ पर ऑन ड्यूटी जो सब इंस्पेक्टर अब्दुल मुनाफ थे, उसको इसने बताया कि मुझे उठाकर बाइक में बैठाकर साहिल सिद्दीकी, फैज़ान और ऐसा करके 3-4 लड़के मेरे को जबरन पहले टीएस बाबा के तपस्या के पीछे वाले ग्राउंड में ले गए थे। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं हुआ होगा, तुम्हारे साथ जो हुआ वही बताओ, अपने तरफ से जोड़ के मत बताओ। तो इसने बोला कि मैं अपने तरफ से कुछ भी जोड़ कर नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला। 12वीं बायोलॉजी से पास विद्यार्थियों के बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्राप्तांक के आधार पर BSc नर्सिंग में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। प्रवेश की जानकारी व काउंसलिंग की जानकारी के लिए संपर्क करें आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, CTO, चांदनी चौक, गैस गोदाम के पास, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9826156669 7000288169। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बलरामपुर जिला अंतर्गत मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक अधेड़ ने शराब के नशे में 6 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक अधेड़ ने एक 6 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। वारदात के बाद बच्ची सदमे में चली गई है। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब का सेवन कर रहा था और वहीं पास में एक बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान शराब के नशे में आरोपी ने खेलती हुई बच्ची को मौका देखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तभी वहां से गुजर रही एक महिला ने चिल्लाने की आवाज सुनी और देखा कि एक बच्ची आहत पड़ी हुई है और धूल से सनी हुई है। महिला ने देखा कि आरोपी भाग रहा था। महिला बच्ची को उठाकर तत्काल उसके परिजनों के पास लेकर गई और फिर बच्ची की हालत देखते हुए तत्काल पुलिस के पास लेकर पहुंचे। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए त्वरित रूप से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंतर्गत ग्राम से एक सूचना आई थी कि 6 साल की बच्ची के साथ में एक 1.5 उम्र का व्यक्ति जो है मक्के की खेत में उसको ले जा करके उसके साथ में बलात्कार किया है। सूचना पर FIR दर्ज किया गया और आरोपी को पकड़कर अभी आज के दिन में जेल दाखिल किया गया है। हाँ, आरोपी शराब के नशे में था। उसी दौरान बच्ची जहाँ सामने खेल रही थी। बलरामपुर जिला अंतर्गत चांदो वन परिक्षेत्र में हो रहे वन भूमि अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण मामला दर्ज कराने चांदो थाने पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा जबरन वन परिक्षेत्र की भूमि पर कब्जा कर फसल लगाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्र के अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार और मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। बलरामपुर जिले के चांदो वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चांदो, धंजी, खजूरिया, जोधपुर के ग्रामीण बड़ी संख्या में चांदो वन परिक्षेत्र अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे, जहां चांदो थाना प्रभारी ने जांच करने की बात कहकर ग्रामीणों को वापस भेज दिया। यह पूरा मामला धंजी पंचायत का है। कुछ ग्रामीणों द्वारा करीब 30 से 40 एकड़ वन भूमि पर खेती की जा रही है। वन विभाग द्वारा कई बार उस भूमि पर अतिक्रमण को हटाकर पौधे लगाए गए, फिर भी कुछ लोग उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर धान और मक्के की फसल लगा रहे हैं। इसे लेकर 17 सितंबर को ग्रामीण एवं वन समिति की बैठक चांदो वन विभाग के ऑफिस में हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 18 सितंबर को उस भूमि से कब्जा हटाया जाएगा। परंतु जब सुबह ग्रामीण वन भूमि पर पहुंचे तो वन परिक्षेत्र अधिकारी वहां मौजूद नहीं, एकमात्र फॉरेस्ट गार्ड भेजा गया था और थाने से 2 आरक्षक आए थे, जिसे देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार व मिलीभगत का आरोप लगा दिया। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी का कहना है कि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, फिलहाल वहां धान और मक्के की फसल है, हम उसको हटा नहीं सकते, फसल काटने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। फाइनेंस कंपनी के द्वारा समय पर किश्त नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्ती के बाद भी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जबरन वसूली का मामला सामने आया है। वहीं शिकायत के बाद थाना कोटाडोल द्वारा जांच कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है।
साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यह पूरा मामला मनेंद्रगढ़ का है, जहां थाना कोटाडोल अंतर्गत प्रार्थी मोहनलाल सिंह ने 2016 में 6,50,000 की कीमत का ट्रैक्टर चोलामंडल कंपनी मनेंद्रगढ़ से फाइनेंस कराया था, जिसकी 3 किश्तें टूटने पर आरोपी भागवत श्रीधर एवं विक्रम यादव प्रार्थी के ट्रैक्टर को खींचकर अक्टूबर माह 2017 में ले गए और प्रार्थी को डरा धमका कर भगा दिया। उसके बाद भी प्रार्थी के यूनियन बैंक के खाते से 2019 तक आरोपियों द्वारा किश्त की कुल रकम 4,44,315 रुपए निकाल ली गई, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाने में की। वहीं पुलिस के द्वारा शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैक्टर को जब्त कर थाना कोटाडोल लाया गया है। फिलहाल आरोपी भागवत श्रीधर एवं विक्रम यादव मनेंद्रगढ़ से फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है। प्रार्थी मोहनलाल सिंह ग्राम कमरजी जो व्यवसाय से शिक्षक हैं, इनके द्वारा 16 मार्च 2016 को स्वराज ट्रैक्टर लोन में 6.5 लाख का लोन में लिए थे और मनेंद्रगढ़ चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के मैनेजर भागवत श्रीधर से फाइनेंस कराया गया था। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।